रोटेशनल मोशन पार्ट शुरू कर रहे हैं भाई। सबसे पहले तो रिजिड बॉडीज क्या है? रिजिड बॉडी क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मीनिंग है जिस किसी ऑब्जेक्ट की डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट मास हो, उसको नाम देते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, मतलब आप सॉलिड बोल सकते हो एक तरह से। तो ये आपकी इरेगुलर शेप की हो सकती है, कोई डेफिनेट पैटर्न रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई सबसे पहले इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आपने लीनियर मोशन भी पढ़ा है और रोटेशनल मोशन भी पढ़ा है। तो रोटेशनल मोशन में क्या खास चीज है? सपोज मान लिया हमारे पास ये कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके सराउंडिंग में ये जो है रिवॉल्व कर रहा है। और ये फर्स्ट पार्टिकल मान लिया जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है। ये पार्टिकल मान लिया मास m2, वेलोसिटी v2। पार्टिकल मास m3, वेलोसिटी v3। तो इस तरह से n पार्टिकल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मास mn, वेलोसिटी vn। ठीक है, तो n पार्टिकल्स हैं। अगर n पार्टिकल्स हैं तो इन सभी पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। इन सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होंगी? अब एक चीज सोच के देखो आप, जो पार्टिकल यहां है, जब पूरी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी तो जो यहां का पार्टिकल है वो तो यहीं के सराउंडिंग में तो रोटेट करेगा। इस पाथ पे अगर रोटेट करेगा तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो r1 है। जो पार्टिकल यहां है उसको लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहां पार्टिकल है उसको अलग पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो सभी के लिए जो टोटल पाथ ट्रेवल्ड है मींस 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, वो डिफरेंट होगा। और ये अगर डिफरेंट होगा तो हमारे पास में 2 पाई आर बाई में टी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो v1, v2, v3 गोज टू vn, ये हर एक पार्टिकल के लिए क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर एक पार्टिकल की डिफरेंट होगी इन रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर बात करें एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में क्या होती है? ओमेगा। वो हर एक पार्टिकल के लिए क्या होगी? सेम। ये सेम क्यों होगी? अब एक चीज बताओ आप, कोई पार्टिकल चाहे वो छोटे सर्कल पे रोटेट कर रहा हो, चाहे बड़ा सर्कल जो है फॉलो कर रहा हो, एंगल तो उसको कंप्लीट उतना ही कवर करना पड़ेगा, 360 डिग्री। और 360 मींस 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है, 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में? ओमेगा। तो इसका मतलब अब ये तो है नहीं कि यहां का जो पार्टिकल है, लिसन एक बात सुनो ध्यान से, यहां का जो पार्टिकल है वो उस पूरी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट टाइम में रोटेट कर रहा हो। इज इट पॉसिबल? नहीं है। पूरी ऑब्जेक्ट एक साथ ही तो रोटेट करेगी, और एक साथ अगर रोटेट करेगी तो टाइम पीरियड हर एक के लिए क्या है? कांस्टेंट। 2 पाई फैक्टर भी क्या है? कांस्टेंट। तो ओमेगा हमारे पास में क्या होगा? कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी of each particle in rotational motion will be constant। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी किसे नोट करते हैं? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल will be constant for rotational motion, but linear velocity will be different। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, टॉपिक है सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास क्या चीज है भाई? देखो दो पॉइंट आएंगे, एक होता है सेंटर ऑफ मास और एक होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है सेंटर ऑफ वेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ वेट। ठीक है, जिस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सेंटर्ड होगा, जिस किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेट सेंटर्ड होगा, उसको नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जिस किसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का मास सेंटर्ड होता है, उसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो दोनों डिफरेंट टर्म है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको क्या बताया? जिस पॉइंट पे उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास सेंटर्ड हो, और जिस किस पॉइंट पे उसका वेट सेंटर्ड होगा, उसको नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात आ गई डिफरेंस क्या चीज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट के विद इन लाई करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट के विद इन। जबकि सेंटर ऑफ मास जो है ऑब्जेक्ट के विद इन भी लाई कर सकता है, उसके आउटसाइड भी लाई कर सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है किस शेप में है, सपोज मान लिया वो इरेगुलर शेप की आती है, इस वे में है। ठीक है, तो यहां रिक्वायर्ड नहीं है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्ट बीच में हो, यहां भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ वेट जो है वो यहीं मिलेगा, कहीं बीच में, इसके इनसाइड मिलेगा। एग्जैक्टली मिड पॉइंट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे थोड़ा हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है पहले भी। जैसे कि आपने कभी बचपन में कॉपी घुमाई होगी आपने, तो कॉपी किस लोकेशन से, उंगली से घुमाते थे ना कॉपी को हम, तो किस लोकेशन से वो रोटेट कर पाती थी? जहां उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल इंटरसेक्ट जहां करेंगे, कोई भी हमारे पास स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है, तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसके जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, रिंग है हमारे पास में, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा? उसके सेंटर पॉइंट पे। तो हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो डिपेंड करती है उसके शेप के ऊपर, ठीक है, साइज के ऊपर। ठीक है, तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से आप जरूर उसको लर्न करें। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस क्या क्या है। अब पॉइंट हमारे पास आता है भाई, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम, किसी सिस्टम में हमने दो पार्टिकल माने। ठीक है, एक पार्टिकल ये माना जिसका मास है m1, एक पार्टिकल ये माना जिसका मास है m2। ठीक है, अब m1 के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो है F1। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, F1। इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो है F2। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक इंटरनल फोर्स भी तो बनेगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो M1 जो मास है, वो M1 मास क्या करेगा? M1 जो मास है वो M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज जो ये ग्रेविटेशनल पुल बनेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इट विल नॉट बी रिपल्सिव इन एनी केस ऑन सेकंड ड्यू टू 1। तो यहां M1 के ऊपर जब फोर्स लगेगा, ठीक है, तो M2 अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और जबकि M1 जब फोर्स लगाएगा M2 पे, तो अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो यहां M1 की तरफ जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो क्या होगी? F21। सिमिलरली यहां हमारे पास क्या होगा? F12। तो भाई हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसमें था dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो dp1 पहले का मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होगा? पहले के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1 प्लस F12। क्योंकि फोर्स किस किस पे एक्ट कर रहे हैं? फोर्स फर्स्ट पे एक्ट कर रहे हैं, मोमेंटम का चेंज जो आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है, तो फोर्स पे दो, इस पे जो M1 मास था इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे थे। वन इज एक्सटर्नल फोर्स F1 एंड वन इज इंटरनल फोर्स F12। ठीक है, P की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? मोमेंटम की, मास इंटू वेलोसिटी। तो d बाई
डी टी, डी बाई डी टी, और ये बन जाएगा m1v1, m1v1 इज इक्वल f1 प्लस f12। ठीक है, अब मास एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ v1 का होगा, तो m1 को हम बाहर ले सकते हैं, तो m1 और d बाई डी टी ऑफ v1, d बाई डी टी ऑफ v1, ठीक है, ये हमारे पास किसके को लाएगा, f1 प्लस f12, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे हम। सिमिलरली हम क्या करेंगे भाई, सेकंड जो मास है m2 उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, और आपके पास क्या चीज आएगी भाई, ये आएगा d p2 बाई में dt, जो कि बराबर होगा f2 प्लस f21। ठीक है, और p2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, m2v2, तो d बाई डी टी, जबकि m2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा v2 और इक्वल f2 प्लस f21। ठीक है, हमारे पास ये फैक्टर आ गया, जबकि मैं इसको फर्दर और भी एक्सपेंड कर सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी को मेरे पास किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो m2 एज इट इज d बाई डी टी ऑफ, क्या होगा हमारे पास में, ये वाला एज इट इज, और v2 को लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ r2, और इसका मीनिंग क्या है, m2 एज इट इज डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर ऑफ r2 इज इक्वल f1 प्लस f2 प्लस f21। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में दोनों जो फोर्सेस हैं। अब दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही, d बाई डी टी ऑफ r1, और इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, m1 इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ r1। तो दोनों में से, इसमें से और इसका हम सम करेंगे, इक्वेशन 2 है ये, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिलेगा d स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ r2 इज इक्वल f1 प्लस f2 प्लस f12 प्लस f21। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, f12 बराबर होता है किसके भाई, माइनस ऑफ f21 के, f12 बराबर किसके होता है, माइनस ऑफ f21 के, तो इस f12 से, इस f12 फैक्टर से f21 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि f21 को क्या लिख सकते हैं, माइनस f12, तो f1 प्लस f2 हमारे पास टोटल फोर्स क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स F के इक्वल बन जाएगा, और जो कि किसके इक्वल होगा, यहां पे आप मास को अंदर लेके जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्यों इशू नहीं है, क्योंकि मास जो है हमारे पास में एक कांस्टेंट फैक्टर है, डेरिवेटिव सिर्फ r1 और r2 का ही होना है, तो d स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 r1 प्लस m2 r2, m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल फोर्स। ठीक हो गया, इसके बाद फर्दर क्या कर सकते हैं भाई, इसको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा हमारे पास में भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और ये हमारे पास होगा m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, इतना फैक्टर मिल गया आपको, और ये जो है किसके इक्वल आएगा हमारे पास में, f के बराबर होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास था m1 प्लस m2 यहां भी। अब एक बात बताओ, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का जो सम है इसको तो मैंने मान लिया कैपिटल M, ठीक, और डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर ऑफ, ये जो फैक्टर था m1 r1 प्लस m2 r2 बाई में m1 प्लस m2, इसको क्या नाम दे दिया, r, r का मीनिंग, r का मीनिंग क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, r इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है भाई, अभी अगर इसको दोनों कंपेयर करें, क्योंकि फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ चेंज, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, क्योंकि पोजीशन का एक बार डेरिवेटिव वेलोसिटी
दूसरी बात डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टू मास इक्वल टू फोर्स। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी m1 r1 प्लस m2 r2 बाई में m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम।